नमस्कार सभी को। मैं आकाश आप सभी का आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंच की अगली कड़ी में हम आप सबके बीच लेकर के प्रस्तुत हैं तीसरी कसम कहानी की समीक्षा। अब समीक्षा लग रहा होगा आप सभी को, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं। उस दृष्टिकोण से सभी कहानियों को पूरी तरीके से करा पाना संभव नहीं दिख रहा है परीक्षा से पहले। तो एक बार हम सभी कहानियों की समीक्षा, सभी कहानियों की क्या, जो कहानियाँ रह गई हैं, बाकी कहानियाँ तो लगभग हमारे प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएंगी। जो कहानियाँ बाकी बची रह गई हैं उसकी समीक्षा हम लोग अब देखेंगे। उसी समीक्षा की कड़ी में आज हम सब देखेंगे तीसरी कसम। तो चलिए तीसरी कसम शुरू करते हैं। तीसरी कसम के कहानीकार के बारे में पहले जानेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। रेणु जी के बारे में अगर बात करें तो रेणु जी का जन्म 1921 बिहार का एक हिगना गांव है, बिहार के हिगना गांव में हुआ था। और इन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की क्या रखी थी, नींव रखी थी। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ा, इनकी जो लेखन कला थी तो प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी कला को आगे बढ़ाने का काम करती है। और इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। ध्यान रखना है, आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा किसे दी जाती है, तो फणीश्वर नाथ रेणु को। इनकी प्रसिद्ध कथा संग्रह की अगर हम बात करें तो आप सबके सामने हैं। पहला है इनकी प्रसिद्ध कथा संग्रह एक आदिम रात्रि की महक, दूसरा ठुमरी, तीसरा है अग्निखोर, और अग्निखोर के अलावा है अच्छे आदमी इत्यादि इनके क्या हैं, प्रसिद्ध कथा संग्रह हैं। और इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ जैसे कि मारे गए, गुलफाम, इसी का एक नाम आप सभी को याद रखना है कि तीसरी कसम मारे गए गुलफाम का एक नाम है। एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, जो आगे हम देखेंगे, और पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संबदिया, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ और प्रसिद्ध कहानियाँ थीं जिसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अपने पहले उपन्यास। इनका जो पहला उपन्यास था मैला आंचल, मैला आंचल के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक जेपी आंदोलन चला था, उसमें इन्होंने सक्रिय भागीदारी और सत्ता द्वारा दमन के विरोध में क्या किया था, पद्मश्री को त्याग कर दिया था। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय इनके समकालीन कवि तथा परम मित्र भी थे। और अपनी कृतियों में, जो इनकी कृति थी, रचनाएं थी, रचना करते थे, उसमें इन्होंने क्या किया था, आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया। और इन आंचलिक पदों में वहाँ की संस्कृति, पेड़ पौधे, भाषा, रहन सहन, आचार विचार, पर्व त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज, कहानी के विषय वस्तु इनके हुआ करते थे। बाकी रेणु जी का आंचलिक परिवेश स्थानीय न होकर सार्वदेशीय रहा है। आगे देखेंगे तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए जो गुलफाम एक कहानी हम लोग देख रहे हैं। इसमें सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की, जैसे हमको पता ही है कि बहुचर्चित कहानी है ये। और इसी कहानी पर राज कपूर और वहीदा रहमान को लेकर के राज कपूर ने क्या किया था, एक फिल्म बनाई थी। देखते हैं वो फिल्म कौन सी थी। फिल्म का नाम था, यही कहानी का टाइटल, तीसरी कसम। और नाम से शैलेंद्र ने एक फिल्म बनाई थी। किसको किसको लेकर के, राज कपूर और वहीदा रहमान को लेकर के। शैलेंद्र फिल्म निर्देशक रहे होंगे, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी। और यह कहानी भारत की देहाती दुनिया एवं वहाँ के लोगों की सादगी का बोध कराती है। तो ध्यान रखना, इस कहानी पर फिल्म भी बनी है। किसने बनाई है, किसके निर्देशक में बनी है, तो शैलेंद्र के निर्देशक में बनी है। अब आगे चलेंगे हम कहानी की ओर, और कहानी की ओर चलें उससे पहले तो देखेंगे कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि अभी कहानीकार के बारे में देख रहे थे, कहानी की जो
मुख्य मुख्य विशेषता थी उसको देखें। अब कहानी के प्रमुख पात्र देखेंगे और पात्रों के बाद कहानी की समीक्षा पर आएंगे। तो कहानी के प्रमुख पात्रों की कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको हीरामन मिलेंगे। हीरामन इस कहानी का नायक पात्र है, जो सीधा साधा और देहाती युवक है। वह एक बैलगाड़ी चलाने वाला युवक है, ध्यान रखना है। आगे हमको दूसरे कहानी के पात्र के रूप में हीराबाई मिलेंगी, और हीराबाई नौटंकी में कार्य करने वाली एक सुंदर स्त्री पात्र है, और जिसे सब बाई नाम से पुकारते हैं। अन्य पात्रों की बात करें तो पात्र भी कहानियों में अब बहुत पूछा जाता है, तो पात्रों को ध्यान रखना है। लाल मोहर है एक पात्र, धुन्नी राम है, पलट दास है जो कि हीरामन के गांव के गाड़ीवान हैं ये सब, और बाकी लहसनबा है। लहसनबा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। जैसे क्या होता है, गाड़ीवान लोग एक आक नौकर भी रखते हैं, वैसे इसमें लहसनबा भी है। लाल मोहर का जो गाड़ीवान है उसी का नौकर है। अब चलेंगे हम लोग कहानी के पात्रों के बाद कहानी की समीक्षा की ओर। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की समीक्षा देख लेते हैं। कहानी तीसरी कसम ही है और इसी की समीक्षा पर हम बढ़ रहे हैं आगे। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम एक अंचल की कथा है, ये हम पहले ही पढ़ आए हैं, जिसका परिवेश ग्रामीण है, जहां जीविकोपार्जन का साधन कृषि और पशुपालन है। और इस कहानी के मूल पात्र हीरामन और हीराबाई हैं। हीरामन एक गाड़ीवान है। हीराबाई नौटंकी में अभिनय करने वाली एक रूपवती स्त्री है, जिसे सामान्य भाषा में बाई कहा जाता है। इस कहानी का नायक हीरामन एक सीधा साधा और भोला भाला क्या होता है, ग्रामीण युवक होता है। और हीरामन लंबे अरसे से यानी 20 साल से बैलगाड़ी हाँकता आ रहा है। ये 20 सालों से क्या कर रहा है, हीरामन गाड़ी हाँकता चला आ रहा है, और इस कला में उसे क्या है, महारत भी हासिल है। वह चाहे सीमा के उस पार नेपाल से धान और लकड़ी ढोते हैं, या साहसिक कार्य हो, यानी कह रहे हैं कि चाहे हीरामन इतना बढ़िया गाड़ीवान था कि चाहे सीमा के उस पार से नेपाल से क्या करना हो, धान और लकड़ी लाना हो, या फिर साहसिक कार्य या कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाना हो, जैसा कि जोखिम भरा कार्य होता है अक्सर, वह सब ये बड़ी सफाई से हीरामन किया करता था और अपना कार्य पूरा करता, किंतु सीमा के इस पार ना गई। 5वीं बार गाड़ी पकड़ी गई, यानी अक्सर ये ऐसा किया करता था और 4-5 बार किया होगा, और 5वीं बार इसकी गाड़ी पकड़ ली गई ये कार्यवाही करते समय। और हीरामन समझ गया कि इसका निस्तार नहीं है। वह मतलब क्या किया कि वहाँ से भागने पर उसने पहले कसम खाई। वो कसम क्या खाता है वो भी ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछी गई है कई बार, अब भी पूछी जा सकती है। वो कसम खाता है कि अब कभी चोरी की चीज़ों की लदनी नहीं करूँगा। जब चोरी की चीज़ों को लदनी करके इस पार से उस पार नेपाल की सीमा में करता था तो पकड़ा गया था, और पकड़ा जाने के कारण वो कसम खा लेता है कि अब हम चोरी की लदनी नहीं ला देंगे। बाकी चोर बाजारी का माल और बांस चंदन के लिए कोई 50 रुपए भी दे तो हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। यह दूसरी कसम उठाने के बाद सबसे पहले वह पूछ लेता था कि इसमें चोरी चकारी वाली चीज़ और बांस तो नहीं है। तो दूसरी कसम, ये बांस की लदनी नहीं ला देगा, ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं देखते हैं इसकी तीसरी कसम क्या है। पहली कसम हम देख ही आए हैं। पहली कसम चोरी का माल नहीं लादने की कसम खाता है हीरामन, दूसरे में बांस की लदनी नहीं ला देगा, और तीसरी कसम देखते हैं क्या होगी। उसके बारे में चर्चा होती है और कहते हैं कि आज हीरामन को ना जाने क्यों पीछे से गुदगुदी होने सी लगती है। अपने 20 साल के गाड़ी चलाने के अनुभव में उसे ऐसी अनुभूति पहली बार हो रही है। उसका ध्यान बार बार गाड़ी में उठती चंपा की महक की ओर पीठ में गुदगुदी खींच रही है। और इन्हीं सोच विचार के क्रम में
जब कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौका मतलब हिचकोला खाने से सिस सिस की आवाज़ आती है तो हीरामन दुआली से बैल को पीटता है और तभी उसके कानों में बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली पड़ती है। आहा, मारो मत। यह आवाज़ नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई की होती है, जो कि मथु राम मोहन नौटंकी कंपनी है। ध्यान रखना है कि किस नौटंकी कंपनी का जिक्र होता है, तो एक मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी होती है, तो उसी का जिक्र हो रहा है। और कंपनी छोड़कर रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की धीरवता संगीत नौटंकी कंपनी जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार हुई है। कौन? ये जो नौटंकी वाली होती है हीराबाई, उसकी चर्चा हो रही है कि ये मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी को छोड़ करके और अंधेरे रात में एक फारबिसगंज का मेला है, उस मेले में दी रौता संगीत नौटंकी कंपनी में जा रही हैं हीरामन की गाड़ी पर सवार होकर के। और आगे दोनों के मध्य बातचीत का सिलसिला चलता है। वह दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते जाते हैं और कहीं भी प्रेम की स्वीकारोक्ति दोनों में से कोई नहीं करता, परंतु दोनों के वर्णित हाव भाव उनके मध्य प्रस्फुटित प्रेम भावना को व्यंजित करते चलते हैं और वार्तालाप के मध्य स्वप्न और यथार्थ के बीच हिचकोले खाती गाड़ी फारबिसगंज पहुंच जाती है और हीराबाई विदा लेकर मेले की नौटंकी कंपनी चली जाती है। मतलब हीराबाई वहाँ से विदा लेती है और मेले की जो नौटंकी कंपनी होती है चली जाती है। कहानीकार चाहता तो कहानी यहीं समाप्त कर सकता था, यानी जो लेखक हैं रेणु जी अगर चाहते तो कहानी यहीं पर समाप्त कर सकते थे। तब कहानी का वैसा सघन प्रभाव नहीं पड़ता जो कि रचनाकार को इष्ट था। मानवीय भावनाओं की जटिलता को गहराई से प्रस्तुत कर संवेदनाओं के नित नए खुलते स्रोतों से पाठकों को अवगत करा, एक से अधिक अनविति का समावेश कर एक तीव्र समग्र प्रभाव के लिए कहानी का लंबा बनना अनिवार्य है। मेले में जाकर नौटंकी को लेकर हीरामन हुआ उसके साथियों का पूर्वाग्रह उसको दरकिनार कर नौटंकी देखने का नितांत नया अनुभव प्रेम के साथ जुड़े मान मनुहार व प्रेमी के प्रति सुने किसी भी अपशब्द का तीव्र प्रतिरोध के प्रसंग 10 दिन 10 रात की वह खुमारी पूर्ण मन स्थिति कथा की परिणति को मार्मिक स्वाभाविकता देने व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक थी। इस प्रेम की परिणति मिलन में होने की संभावना कम थी, परंतु जिस आकस्मिकता के साथ इसका अंत हुआ वह पाठकों को बहुत कुछ सोचने समझने के लिए बाध्य कर देती है। ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ गई थी जिसके कारण हीराबाई को मेले से यूं जल्दबाजी में बिना हीरामन को पूरी स्थिति समझाए निकलना पड़ा? ये सब प्रश्न सामने आते हैं हीरामन के। और क्या अभी तक उसका संयमित व अपनी व्यवहारिक नियति को जानना प्रेम संयम के बांध को तोड़ देने को उद्यत हो गया था और वह उसी के फलस्वरूप उपजी हृदय विदारक पीड़ा से बचने के लिए हीराबाई को जुदाई की व्यवहारिक उपाय नजर आया। मतलब हीराबाई को जुदाई ही व्यवहारिक उपाय नजर आता है। क्यों? क्योंकि फलस्वरूप क्या होता कि उपजी हृदय विदारक जो पीड़ा है उससे बचने के लिए क्या होता है कि हीराबाई जुदाई का रास्ता अपनाती है। और या सच में दूसरा सवाल पाठकों के सामने श्रोताओं के सामने ये आता है कि सच में इस पैसे पर टिकी दुनिया के आगे एक बार फिर से मानवीय संवेदनाएं और हृदयगत भावनाएं कमजोर पड़ गए और महुआ घटवारिन
सौदागर के हाथों बिकने के लिए इच्छापूर्ण तैयार हो गई। कारण जो भी रहा हो, परंतु स्वप्न की मनोरम दुनिया से यूं अचानक यथार्थ के कठोर धरातल से टकराना हृदय को अंदर तक द्रवीभूत कर देता है। वह पाठक हीरामन की तीसरी कसम खाने की स्थिति से जुड़ाव महसूस करता है। इस कहानी की विशेषता घटनाओं या बाह्य स्थितियों के संयोजन में होकर मानसिक स्थितियों के संयोजन तक उनके सविस्तार अंकन में है। भावनाओं की गहरी जटिलता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहानी का लंबा होना अनिवार्य था। तो कहानी क्यों लंबी हुई, उसका कारण अगर आपके सामने आता है तो भावनाओं की गहरी जटिलता और उस जटिलताओं को प्रमाणित करके प्रस्तुत करने के कारण ये कहानी लंबी हुई है। और यहाँ शीर्षक की सार्थकता पर विचार करने पर हम पाते हैं कि हीरामन ने पहली दो कस्में जिन स्थितियों में खाई थी वे उसके गाड़ीवान जीवन में सहज व साधारण थी, परंतु जिन परिस्थितियों में उसने तीसरी कसम खाई वह एक असाधारण व अभूतपूर्व घटना थी। यह तीसरी कसम सहज, सरल, भोले व निश्चल हीरामन के हृदय पर हीराबाई के संसर्ग व सौंदर्य व कला के अभूतपूर्व संयोजन से उपजी, जो कोमल भावनाओं व उनके आकस्मिक दमन के फलस्वरूप उपजी और स्थिति से संबंधित एक कसम है। बांस व चोरीबाज का सामान न ढोने की कसमें उसने जानकर यानी जान पर आफत बन आने के कारण खाई थी। वहीं बात करें बाज ढोने पर, वह दुर्घटना जो हुई थी, दुर्घटना से उसकी पिटाई हुई थी और तो चोर बाजारी का माल ढोते वक्त उसकी और उसके बैलों पर जान की आफत आई थी। और इसके अलावा परंतु बात करते हैं तीसरी कसम की कि जो कंपनी की बाई है, बाई की सवारी तो उसके लिए लाभप्रद ही सिद्ध हुई थी, कम से कम व्यापारिक दृष्टि से। मुंह मांगा भाड़ा के अलावा बख्शीश तो मिली ही, ऊपर से नौटंकी देखने के पास मिले, जो कि पास तो मिल गए और वो भी क्या हैं, एक नहीं पूरे 5 पास मिले थे उसको नौटंकी देखने के लिए। पर दिल के मामले में क्या हुआ था, उसके लिए यह सौदा काफ़ी घाटे का साबित हुआ। वो सारे भावनाओं जो जितनी भी उसकी भावनाएं थी, वे भावनाएं, वो सारे स्वप्न जो उसके हृदय की अतल गहराइयों में हीरामन के दबे पड़े थे, वे क्या थे कि इस संसर्ग से सारे बांध तोड़ उमड़ पड़े थे। हीराबाई के सानिध्य में बिताए सारे पल उसकी जिंदगी के अमूल्य निधि बन गए थे, परंतु विरह के इस तीव्र दुख ने उसके हृदय को एक ऐसे सूनेपन से भारी कर दिया था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। इस व्यथा को केवल महसूस भर किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। कोई गड़ा हुआ धन मिलने की खुशी के बाद, उसी धन के लुट जाने के बाद की जो अनुभूति होती है, कुछ वैसी ही अनुभूति हीरामन को भी हुई। और ऐसे में आगे से ऐसी किसी मार्मांतक पीड़ा से बचने के लिए उस समय उसका तीसरी कसम खाना लाजमी और स्वाभाविक था। यह तीसरी कसम हीरामन के मन की अनकहनी मर्मांतक अनुभूतियों को जो पाठकों के समक्ष साकार कर देती है, वह पाठक उस पीड़ा से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है और इस तीसरी कसम के माध्यम से हीरामन के मन की पीड़ा व भावनाएं जो हैं, करुण रूप में हमें गहराई तक प्रभावित कर जाती हैं। वह इसी प्रभाव में यह शीर्षक भी सार्थकता को प्राप्त होता है और इस प्रकार कह सकते हैं कि तीसरी कसम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की एक कालजयी रचना है। कहानी भाषा, इंद्रियबोध, बिंबों, प्रतीकों के माध्यम से गुजरती है और अपनी लयात्मकता, गेयता व नाटकीयता से परिपूर्ण हो खत्म होने पर
ऐसा एहसास मन पर छोड़ती है जिसकी अनुभूति देर तक मस्तिष्क को आच्छादित किए रहती है। सारी कहानी एक अंतर यात्रा है। अब बात करें तीसरी कहानी के प्रमुख कथनों की, क्योंकि ये तो कहानी की समीक्षा और प्रमुख पात्र और कहानीकार के बारे में हम देखे हैं, और कहानी के प्रमुख कथनों को देखना भी आवश्यक है, क्योंकि कथनों से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे पहला कथन। पहले कथन में है कि हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, और बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी पीठ में नहीं लगी। दूसरा महत्वपूर्ण कथन हमारे सामने है। कथन दूसरा है कि 2 कस्में खाई हैं उसने। किसने? हीरामन ने। एक की चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, और दूसरी बांस, यानी अपने हर भाड़ेदार से वह पहले क्या करता था, पूछ लेता था कि यह चोरी चमारी का माल की चीज़ तो नहीं है भाई, और बांस तो नहीं है। बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई तो हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। अब चलते हैं और देखेंगे कि तीसरा महत्वपूर्ण कथन हम लोगों के सामने क्या आता है। तो तीसरे कथन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन क्या होता है, दिन भर भाड़ा ढोता है, और शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता है। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। आगे चलेंगे और चौथे कथन की ओर देखेंगे। चौथा कथन क्या है? चौथा कथन हमारे सामने है कि हीराबाई का हाथ रुक गया, और उसने हीरामन के चेहरे पर क्या किया? चेहरे को गौर से देखा, और चेहरे को जब गौर से देखा फिर बोली, तुम्हारा जो बहुत छोटा हो गया है क्या? क्यों मीता? यानी ध्यान रखिएगा कि चेहरे पर हीराबाई का हाथ रुक गया, और उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, और क्या बोलती है? तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? यानी मित्र। महुआ घटवार्नी को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। अच्छा, ये कहानी भी चलती है महुआ घटवारिन की। उसी संदर्भ में यहाँ पर हीराबाई हीरामन से बोलती हैं। अब देखते हैं पांचवें कथन की ओर। पांचवा कथन हमारे सामने है कि उसने क्या है कि उसने उलट कर देखा कि बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन कोई नहीं। भरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी वो नहीं ला देगा। और छठवां नंबर में हमारे सामने महत्वपूर्ण छठवां और अंतिम कथन है कि हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिकड़ी दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। तो ये कहानी थी तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम की समीक्षा, प्रमुख कथन और कहानीकार के संदर्भ में कुछ बातें और पात्र। आप सभी को प्रयास कैसा लगा? आप सभी अपनी राय फीडबैक में दीजिएगा, और एक बार ये भी बताइएगा कि क्या पूरी कहानी करनी चाहिए या फिर हम लोगों को इसी समीक्षात्मक रूप में आगे बढ़ना चाहिए और अपने सिलेबस को एनटीए के निर्धारित समय में समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा बाकी भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र और अन्य सभी गतिविधियों पर भी यहाँ नियमित रूप से आप सभी को वीडियो मिल जाएंगे, और लाइव क्लास इसी मंच में 2 होती हैं।
पहली लाइव क्लास हमारे सबके सामने 4 बजे से 5 बजे जो कि थ्योरी की होती है। इसमें शुक्ल का इतिहास चल रहा है। आने वाले समय में 4-5 दिनों में वो समाप्त होगा और उसके बाद हम सभी को नेट के सिलेबस के हिसाब से समीक्षात्मक रूप में कंटेंट मिलेगा और रात्रि 8 बजे उन्हीं पर आधारित सभी हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पुराने प्रश्न पत्रों को रखा गया है। तो आप सभी वहां पर जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आप सभी ने हमको बहुत धैर्य और ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।